सर जी, कबीर जी की ज़िंदगी पर आधारित कोई कहानी। हाँ, एक कहानी याद आ रही है। तो कोई चीज़ हमारे बहुत नज़दीक हो ना, तो बहुत बार हम उसको ठीक से देख नहीं पाते। तो जैसे आँख के इतने नज़दीक से मैं कुछ देखूँ, कोई किताब पढूँ तो ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो कुछ ऐसा ही किसी व्यक्ति के साथ हमारी ज़िंदगी गुज़र गई और बहुत बार पता ही नहीं चलता ये कौन है। ऐसी एक कहानी है। तो कबीर जी का बेटा था, उसका नाम कमाल था। तो कमाल हो गया था 17-18 साल का, ये दोनों ही थे बस। तो दोनों कपड़ा बुनते थे दिन भर। और तो कमाल बहुत मेहनत करता था कि ज़्यादा कपड़ा बुनेंगे तो आज ज़रा सा थोड़ा ये दाल चावल वगैरह वगैरह कुछ सब्जी ले लेंगे, कुछ घी ले लेंगे, ज़रा चटपटा खा लेंगे। और कबीर जी से बहुत शिकायत रहती थी कमाल को कि ये कुछ मंदबुद्धि लगते हैं पिताजी। क्योंकि एक तो वो कपड़ा बुनते-बुनते बीच-बीच में बैठ जाएँ, ध्यान में बैठ जाएँ कुछ देर। कमाल को बहुत ख़राब लगता था कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात, अब बेचने चले गए। बेचने चले गए तो सब कबीर जी के पास आते थे। कमाल भी बैठा रहता था, पर कमाल को कोई नहीं पूछता था कपड़े कितने के, ये कपड़ा की क्या भाव है वगैरह। अब कोई बुढ़िया आ गई कि और कबीर बेटा तू कैसा है? और कबीर जी कह रहे हैं कि क्या चाची तेरे तो ये फटे हुए हैं कपड़े। कह रही क्या करूं बेटा, पैसे ही नहीं है मेरे पास। कह रहे मेरे पास है ना कपड़ा, ये ले। नहीं कि पैसे नहीं है ना। अरे कि पैसे कौन मांग रहा है, ये ले। कईयों को फ्री भी दे देते थे। और कमाल को बहुत गुस्सा है कि दिन भर हम मेहनत करते हैं और पिताजी ऐसे दे देते हैं। एक तो ये, फिर शाम को घर में बहुत सारे आ जाते थे, हिंदू भी मुसलमान भी, क्योंकि कबीर जी को तो सब मानते थे। बातचीत करते थे तो चलो वो तो कोई बात नहीं। पर जब वो जा रहे होते थे कि अच्छा कबीर साहब चलते हैं, तो कबीर जी रोक लेते थे कि नहीं यार, खाना खा के जाना। कमाल अब खाना खिलाएगा, उसके बाद जाना। और कोई ना कोई रोक ही जाता था, कभी एक कभी दो कभी। और कमाल को भयंकर गुस्सा। तो फिर जब अति हो गई तो कमाल ने बोला कि पिताजी आप कल एक काम करना, जब ये लोग आएंगे ना, जब ये जा रहे होते हैं कि अच्छा कबीर साहब चलते हैं, तो आप बोलना कि अच्छा तो ठीक है जाइए, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है और आटा भी कम ही है, आजकल कपड़ा भी कम बिक रहा है। तो कबीर जी ने बोला ठीक है, कल मैं याद रखूँगा। अगले दिन फिर वही हुआ। और उस दिन तो 4 रुक गए। तीसरे दिन कमाल ने बोला अगर आज एक भी आदमी रोका ना, आज अगर आपने बोला कि खाना खा के जाइए, तो मैं चोरी करने जाऊँगा, मैं गेहूँ की बोरी चुरा के लाऊँगा, क्योंकि आटा बहुत कम है। और ऐसे में तो यहाँ अब हम दिन भर मेहनत करें और अब। तो कबीर ने बोला अरे यार कि आज भी गलती हो गई, अच्छा कल मैं याद रखूँगा। अगले दिन भी वही हुआ, 3-4 लोग रुक गए। उस दिन कमाल ने सोचा कि आज कुछ करना पड़ेगा। तो जब सब चले गए और तो अंत में कमाल ने क्या किया कि अपने ज़रा बढ़िया वाले कपड़े पहनने लगा। कबीर ने कहा ये क्या कर रहा है, अब तो सोने का टाइम है। कि भूल गए आप, चोरी करने जा रहा हूँ, एक बोरी गेहूँ लेके आऊँगा। कबीर ने कहा एक बोरी गेहूँ, बोरी तो बहुत भारी होती है। कि भारी होती है तो आप मदद करेंगे। कबीर ने कहा वही मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि बोरी तो बहुत भारी होती है तो अकेला कैसे लाएगा। कमाल ने कहा ये कैसी बात कर रहे हैं, क्या आप चलोगे मेरे साथ? हाँ बेटा कि मैं भी चलता हूँ। अब कमाल तो एक तरीके से नाटक कर रहा था ना, केवल कबीर साहब को बताने के लिए। तो उसने सोचा था कबीर बोलेंगे कि अच्छा तो बेटा कल से बिल्कुल नहीं, और सॉरी और वगैरह वगैरह। अब ये तो कह रहे हैं कि चल, अब मैं भी चलता हूँ। तो कमाल ने कहा देखी जाएगी, आज ही ज़रा इस नाटक को आगे बढ़ाते हैं। तो चलते चलते 1-1.5 मील पे एक बहुत बड़ा गोदाम था सेठ जी का, ऊपर सेठ जी का कमरा था। और अभी वो
मशालें जली हुई थी, उनके नौकर चाकर अभी सोए नहीं थे। उस ज़माने में उजाला शायद मशालों से करते होंगे। तो कमाल ने कबीर साहब को बोला, बोल एकदम चुप रहना, मैं इशारे से जो बोलूँगा वही करना, क्योंकि उसको ये लगता था कि ये पिताजी का भरोसा नहीं, उसके दिमाग तो है नहीं इनमें, ऐसा सोचता था। तो गोदाम उस ज़माने में था, ताला तो होता नहीं था। तो उसने कबीर को बोला कि आप यहाँ पे रहो और मैं अंदर जाता हूँ। अंदर गया, एक बोरी लाया किसी तरीके से खींच के पसीना पसीना, और बाहर जैसे ही आया, कबीर ने कहा, यार तूने सेठ जी को बता दिया था कि हम गेहूं लेके जाएंगे? कमाल ने कहा, वो चोरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बताना तो क्यों है कि अगर ये कल सुबह गिनती करेंगे, इनको कैसे पता चलेगा ये बोरी कहाँ गई? अब इससे पहले कि कमाल कुछ बोले, कबीर साहब कहने लगे कि ये सेठ जी। हाँ, उसने बोरी गिराई और अंधेरे में, जहाँ पे अंधेरा था वहाँ खड़ा हो गया, कांपने लगा कि अब पिटते हैं, अब आज जो बेइज्जती होगी वो तो होगी, पर आज मार पड़ेगी। अब सेठ जी से तो लोगों ने, नौकर चाकरों ने आवाज़ सुनी कि कोई है। नीचे गए तो वहाँ कबीर साहब, कबीर जी को सब जानते थे। मैंने कहा, कबीर साहब आप इतनी रात को? वो कि एक बोरी ले जा रहे ना गोदाम से उसकी गेहूं की, तो सेठ जी को बताना भूल गए थे कि बोरी। उनको बड़ा अजीब लगा, उन्होंने सेठ जी को बोला कि वो कबीर साहब आए हैं और ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। सेठ जी बाहर आए कि कबीर साहब क्या बात? कि ना एक बोरी की, कौन आप ले जा रहे? नहीं कि कमाल आया था ना, मैं कमाल की मदद करने आया। कि कहाँ है कमाल? कि कमाल इधर आया यार सेठ जी से। तो कमाल को आना पड़ा सामने, कमाल की हालत खराब, मुंह लाल एकदम। सेठ जी ने बोला, यहाँ गेहूं लेने आए थे एक बोरी। कमाल की गर्दन नीचे कि खबरदार, आप पिताजी को लेके घर जाइए। तो कमाल ने बोला, चलो कम से कम मार नहीं पड़ी, केवल बेइज्जती हुई। तो उसने गुस्से से देखा कबीर की तरफ कि चलो। अब दोनों चल पड़े साहब। धीरे धीरे कमाल के अंदर बहुत विद्रोह कि ये कैसा आदमी है, वो इसके साथ कैसे रहना है, पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। लेकिन जब घर नज़दीक आ गया, दूर से ही उसने देखा वहाँ मशालें, बस वो पीछे मुड़ा, डर के मारे। कबीर साहब कहने लगा कि ये तो राजा की सिपाही आ गए, शायद ये सेठ जी राजा के पास गए, ऐसा लगता है। कबीर ने कहा, अरे कुछ नहीं होता, कि चल तू, कि ना आगे आप जाओ, आगे आप चलो, मैं तो ये मुझे लगता है कि अब ये सिपाही पकड़ के ले जाएंगे। तो खैर गए और जैसे ही नज़दीक पहुँचे तो वो नौकर चाकर, वो सेठ के ही नौकर चाकर थे, कहने लगे कि आगे कबीर साहब आगे। और जैसे ही वो आंगन में पहुँचे, वो सेठ एकदम उनके पैरों में गिर गया और रोने लगा। कबीर साहब आपको आना पड़ा रात को, आप एक इशारा करते तो कि आपके तो 2 ही कमरे हैं, एक तो हमने पूरा भर दिया गेहूं से, सिर्फ वहाँ सोने की जगह बची है, किनारे किनारे सब दीवारों पे बोरियां लगा दी, और किचन में भी सिर्फ जहाँ पे खाना बनाते हो आप, वो उतनी जगह है। और अभी तो 4 बैलगाड़ियाँ खड़ी भी हैं, ये कहाँ रखें गेहूँ? कमाल की तो जमीन खिसक गई पैर के नीचे से। उसने कहा, ये चक्कर क्या है? ये सेठ जी, ये वही सेठ जी, ये तो डांट के बोल रहे थे कि घर जाओ। तो सेठ ने कहा, कबीर साहब आप जानते हैं, आपके एक इशारे पे तो यहाँ इतना गेहूं आ सकता है कि जितना आप चाहो, और अब मैं जा रहा हूँ, कभी भी कोई ज़रूरत पड़े। और कमाल को बोला कि कमाल, कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, किसी भी चीज़ की, कबीर साहब को कोई भी तंगी हो। अब सेठ लोग तो चले गए, कमाल सोच में डूब गया, उसको नींद नहीं आई उस रात कि ये जिसको मैं पिताजी बोलता हूँ बचपन से, इस आदमी को तो मैं जानता ही नहीं, इनके प्रति इतनी श्रद्धा इन लोगों की, चक्कर क्या है?
उस दिन से कमाल उनकी बातें सुनने लगा। शाम को जब ये लोग आते थे, ध्यान से सुनने लगा कि ये बोल क्या रहे हैं। और कबीर जी को बस दिन भर वो देखता रहे कि ये आदमी तो मैं जानता ही नहीं। मैं सोचता था ये मेरे पिताजी हैं, मंदबुद्धि हैं, अनप्रोफेशनल हैं, भाई ये तो कुछ और ही है। तो कहते हैं धीरे 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 कमाल ध्यान करने लगा, क्योंकि तब वो पूछने लगा, पिताजी आप ये बैठ के क्या करते हो बीच बीच में। तो मैंने कहा कि बेटा ये ध्यान होता है, ये मन शांत हो जाए, मन में कोई विचार न चले, और ऐसी अवस्था जब आती है तो तब अंदर ही अंदर तब जो आनंद आता है, तो बस वो है असली। तो धीरे 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 कहते हैं कि कमाल भी बहुत बड़ा संत बने। तो ये कहते हैं कि सच्ची कहानी है। एक तो कहानी है, इसमें जो मुझे लगी बात बहुत विचित्र, वो ये कि कमाल बचपन से कबीर जी के साथ है, बचपन से उनके साथ फिर कपड़ा बुन रहा है, उन्हीं के साथ रहता है, फिर भी नहीं समझ पाया। 18 साल की उम्र तक नहीं समझ पाया कि ये कौन इंसान है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बहुत नज़दीक कोई है, हम उसी के साथ रह रहे हैं और कई साल भी गुजर गए, और तभी भी ज़रूरी नहीं कि हम उसको जानते हों। इसलिए हमें ज़रा बहुत ज़्यादा ध्यान से जिस आदमी के साथ हम रह रहे हैं तो आदी न हो जाएं, और कि उसको समझना ही बंद कर दें। तो ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी।